हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। और आज का जो वीडियो रहने वाला है दैट इज रिगार्डिंग रीसेंट केसेस बेसिकली आपके जो वीकली केसेस होते हैं। देखिए, डेली कुछ ना कुछ होता रहता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी स्टेट में। इट्स नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, इट्स अबाउट एनी कोर्ट इन द इंडिया। कुछ ना कुछ जजमेंट आता रहता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू पर्पसेस। उसके साथ साथ जैसे आप सभी को पता है कि डीजीएस इज ऑन द वे। आपका ऑलरेडी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और भी स्टेट्स में जुडिशरी है जहाँ पे लीगल जीके पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जा रहा है तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग है आप उसमें भी ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज जो हमारा रहेगा दैट इज फ्रॉम 20th November टू 25th of November। ये आपके इससे इस डेट के बीच के जितने भी केसेस हैं ये सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो केस है दैट इज रिगार्डिंग प्रिया इंदौरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2023। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये आपका ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल का मामला है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 438 की बात करते हैं सीआरपीसी, तो दैट इज रिगार्डिंग एंटीसिपेटरी बेल। और ये जो पर्टिकुलर केस है दैट इज रिगार्डिंग ट्रांसिट बेल। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ट्रांसिट रिमांड पढ़ा होगा, ट्रांसिट कस्टडी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो मामला है दैट इज रिगार्डिंग ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल। तो यहाँ पे ऑनरेबल जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट्स भी ग्रांट कर सकती हैं एंटीसिपेटरी बेल। इट डजेंट मैटर कि जो एफआईआर है वो कहाँ पे रजिस्टर हुई है या किसी और स्टेट में रजिस्टर हुई है। सपोज करो दैट कि एफआईआर आपकी रजिस्टर हुई है महाराष्ट्र में एंड जो एंटीसिपेटरी बेल है दैट हैज बीन ग्रांटेड इन यूपी। तो ये आपके पास पावर है। दिस इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ प्रिया इंदौरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 का ये केस है। बेंच किस किस की थी? तो दैट द बेंच वाज बीवी नागराथन एंड उज्जवल भुयनका की बेंच थी, जिसमें इंटरप्रिटेट किया गया सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस को इंटरप्रिटेट किया गया है। और ये आपका रिलेट करता है विद द फंडामेंटल राइट्स टू द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए आपका ये वाला जजमेंट। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की बात की गई है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी बताई गई हैं कि किन कंडीशंस में हम ग्रांट कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि किसी को भी दे देंगे। तो इट्स अबाउट कि देयर आर सम फॉलोइंग कंडीशन विच हैज टू बी फुलफिल्ड बिफोर ग्रांटिंग ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि बिफोर पासिंग द बिफोर पासिंग ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, इसका कोई भी ऑर्डर देने से पहले जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है दैट मीन्स द आईओ एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनको पहले एक नोटिस भेजा जाएगा कोर्ट की तरफ से। और वहां पे बताया जाएगा कि भाई वी आर गिविंग अ लिमिटेड एंटीसिपेटरी बेल एंड सेकेंडरी इज दैट की कोर्ट इज हैविंग द टोटल डिस्क्रिशन वेदर दे वांट टू गिव द एंटीसिपेटरी बेल और नॉट। तो ये आपका फर्स्ट क्लॉज हो गया। सेकेंड पे आते हैं that the reason for granting the order of limited anticipatory bail must be recorded। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जिसकी वजह से आप लिमिटेड एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं। थर्ड अगर बात की जाए, थर्ड इज रिगार्डिंग की जो ऑफेंस हुआ है जिसके अगेंस्ट आप एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हो, लिमिटेड एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हो, दैट डज नॉट एक्सक्लूड द सेड ऑफेंस फ्रॉम द स्कोप ऑफ एंटीसिपेटरी बेल or any kind of state amendment under section 438 of the CRPC। Now fourth is very important where applicant has to satisfy the court, यानी कि जो applicant है जो apply कर रहा है for the transit anticipatory bail or the limited anticipatory bail, he has to make satisfy to the court। उसे कोर्ट को अपने सारे रीजनेबल रीजंस देने होंगे कि व्हाई ही इज सीकिंग फॉर द एंटीसिपेटरी बेल एंड कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई दैट थिंग। और सेकेंडली कि भाई एंटीसिपेटरी बेल आप ऐसे
इन ये वाला जो आपका एंटीसिपेटरी बेल है रिगार्डिंग द ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जहां पे वो एफआईआर हुआ है। तो ये रीजंस देना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ एप्लीकेंट्स ने ग्राउंड्स भी बताए हैं, जैसे कि रीजनेबल एंड इमीडिएट थ्रेट ऑफ लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, बॉडीली हार्म हो सकता है इफ आई वेंट टू द जुरिसडिक्शन वेयर द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड और रजिस्टर्ड। B is talking about the apprehension of violation of right of लिबर्टी और इम्पीडेंट ओइंग टू द आर्बिट्रीनेस। हो सकता है कि भाई जहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन में एफआईआर लिखी गई है वो कहीं ना कहीं आर्बिट्री है, इस वजह से आई एम सीकिंग कि भाई आप मेरे को यहाँ पे एक एंटीसिपेटरी बेल दे दो। मेडिकल स्टेटस ऐसा है या डिसेबिलिटी है पर्सन के अंदर जहाँ पे वो नहीं जा सकता है उस जुरिस्डिक्शन में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। तो ये आपके 4 ग्राउंड्स हैं विच हैज टू बी फुलफिल्ड। तो ये पर्टिकुलरली आपकी बात की गई थी इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट जो आपका केस आता है दैट इज पीरजाद शाह फहाद वर्सेस ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे आपके यूएपीए के एक्यूज्ड कैन बी ग्रांटेड बेल इफ पुलिस फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ ही पोजेस क्लियर डेंजर टू द सोसाइटी, जेएनके हाई कोर्ट। अब बेसिकली अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की, तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया, दीज आर वेरी रिमोट एरियाज, और यहाँ पे जो भी आपके एक्ट्स आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्टेट अमेंडमेंट्स के साथ वर्क करते हैं। और स्पेशली इस एक्ट की अगर बात करें विच इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए इन शॉर्ट। तो यूएपीए के अंतर्गत पुलिस के पास पावर होती है कि अगर उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी मच लाइक कि अगर ये पब्लिक में रहता है तो कहीं ना कहीं डेंजर क्रिएट हो सकता है, न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, तो दे आर हैविंग अ पावर कि भाई आप उसको क्या कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो। ये चीज हर जगह पे दी है, ये हमारे आईपीसी सीआरपीसी में भी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख हाई कोर्ट की अगर क्लियरली बात की जाए, तो इन्होंने क्लियरली एक मैटर में कंसर्न दिखाया और यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो अरेस्ट कर रही है इस तरह से लोगों को जो आर विच आर लाइक अ क्लियर एंड अ प्रेजेंट डेंजर, तो वहां पे उन्हें ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, इस पर्सन को ना ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। यू हैव टू जस्टिफाई दैट थिंग कि भाई ये पर्सनालिटी है, दैट इज व्हाई वी आर डिटेनिंग दैट पर्सनालिटी। एंड द केस वाज परिजाद शाह फहाद वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल बट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं, दैट इज मधु बख्शी वर्सेस एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं या अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये एंटाइटल्ड तो होती हैं कि ये सीज कर सकती है, दे कैन सीज द पासपोर्ट बट दे कैन नॉट रिटेन द पासपोर्ट और इम्पाउंड इट। ठीक है, तो दिस हैज बीन क्लियरली स्टेटेड इन मधु बख्शी वर्सेस एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर। तो इस पर्टिकुलर केस में विच वॉज मधु बख्शी वर्सेस एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर, इस केस में ऑनरेबल जस्टिस संजय धार वॉज देयर एंड ही वॉज लिसनिंग द all the arguments, and he pointed one thing that only the passport authority can impound or retain the passport। यानी कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी होती है अंडर पासपोर्ट एक्ट, केवल उन्हीं के पास अथॉरिटी होती है कि वो पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। and this has been also laid down in the case of Suresh Nanda versus CBI। तो यहाँ पे एक चीज और बोली गई थी कि भाई अगर पुलिस ने सीज कर लिया है पासपोर्ट, फिर आगे क्या करना है। तो यहाँ पे एक चीज बोली गई थी कि अगर पुलिस ने पासपोर्ट को सीज कर लिया है अंडर सेक्शन 102 सीआरपीसी, तो दैट पासपोर्ट टू बी सेंड टू द पासपोर्ट अथॉरिटी, और पासपोर्ट अथॉरिटी फिर डिसाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर पासपोर्ट को सीज करना है तो उसे रिटेन करना है, इम्पाउंड करना है या नहीं करना है, या वो उन रीजंस में आ रहा है विच इज गिवन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। ना वेदर आफ्टर ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज ऑन द पासपोर्ट अथॉरिटी विच इज एम्पावर्ड बाय द पासपोर्ट एक्ट। बेसिकली जो केस चल रहा था दैट वाज हाई कोर्ट हियरिंग चल रही थी बाय राज सिंह गहलोत का केस था, उनके बेटे अमन गहलोत का भी था। इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था कि 100 करोड़ का लोन ले रखा था एक्यूज ने और उसमें 35 करोड़ इन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किए थे।
नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट केस इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें बेसिकली कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग दी है, काफी क्लियर वार्निंग दी है टू बाबा रामदेव कि आप अगर किसी भी तरह का कोई भी फॉल्स क्लेम करते हैं इन पतंजलि आयुर्वेद एड्स, तो आपको पर प्रोडक्ट की अगर बात की जाए या पर फॉल्स क्लेम की बात की जाए, दैट विल बी 1 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे जो केस चल रहा था दैट वाज बिटवीन द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द बाबा रामदेव। तो केस का नाम था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और यहाँ पे जो जजेस की बेंच थी दैट वाज ऑनरेबल जस्टिस एसुद्दीन अमनुल्ला एंड प्रशांत कुमार मिश्रा। तो इसमें क्लियरली डिबेट, देखिए इन्होंने डायरेक्टली ये कहा, आपने हमेशा देखा होगा बाबा रामदेव जी का कि वो हमेशा आयुर्वेद को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन। तो आयुर्वेद का अपना एक तरीका होता है वर्क करने का, और एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन का अपना एक तरीका होता है वर्क करने का। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बेसिकली सारी चीजें आपकी शुरू हुई थी कोविड के टाइम पे। तो अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे काफी चीजें बाबा रामदेव की तरफ से कही गई थी कि ये मतलब उनकी जो दवाइयाँ थी ये बहुत अच्छी हैं, आप मॉडर्न मेडिसिन पे मत जाइए, ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि भाई जितनी भी आप फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किए कर रहे हैं बाय द पतंजलि आयुर्वेदा, दैट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड कोर्ट विल take such infractions very seriously and will consider imposing up to rupees 1 crore on every product regarding which a false claim has been made that it can cure a particular disease। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई आपको अब इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है। तो यहाँ पे बेसिकली जिस टाइम पे कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे बाबा रामदेव जी ने काफी चीजें बोली थी टू द डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स। तो ये सारी चीजें काफी दिक्कत में आ गए थे। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्ली फाइल कर दी थी थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अमरजीत सिंह के थ्रू, ये सारी चीजें इनकी चली थी। और बाबा रामदेव पे जो केसेस आपके सेक्शंस लगे थे दैट वाज सेक्शन 188 which was regarding the disobedience to the order duly promulgated by the public servant, section 269 which was उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट था आईपीसी की वाली धारा जिसमें नेग्लिजेंट एक्ट की बात की थी, लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ द डिजीजेस डेंजरस टू लाइफ, सेक्शन 504 which was regarding intentional insult with intent to provoke breach of peace ऑफ आईपीसी। तो ये सारी चीजें इनके ऊपर लगाई गई थी। चलिए अगले उस पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है कि मणिपुर वायलेंस हुआ और बहुत सारी वुमेन्स उसमें काफी कुछ उन्हें विक्टिमाइज हुए थे। तो यहाँ पे स्टेट टू द सुप्रीम कोर्ट आया है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मणिपुर इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई जितनी भी वुमेन्स को किसी भी तरह की समस्याएं हुई हैं, विक्टिमाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पे वुमेन विक्टिम कंपनसेशन फंड क्रिएट किया जाएगा और कंपनसेट किया जाएगा उन वुमेन्स को विच हैज बीन विक्टिमाइज्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ वायलेंस। एंड यहाँ पे 5 करोड़ रुपीज इस पर्टिकुलर विक्टिम वुमेन विक्टिम कंपनसेशन फंड को दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट बेस फॉर रिवाइविंग डिलिमिटेशन कमीशन फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST इन स्टेट असेंबली। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चीज है रिगार्डिंग, देखिए SC/ST की अगर बात की जाए तो पर्टिकुलरली इनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबलीज में कम होता है। तो बेसिकली प्ली चल रही थी जिसमें बात करी जा रही थी रिगार्डिंग द वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली PIL चल रही थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एंड द जजेस बेंच वाज ऑनरेबल CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा। इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई आपको डिलिमिटेशन का जो कमीशन है फिर से आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए एंड इसमें फिर से आपको देखना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्टली अगर बात की जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो लास्टली काम किया था दैट वाज सिंस 2008। और इसमें एक चीज और बोली गई थी, स्टेट जो सेंटर है उसकी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आया था रिगार्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन कि डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते टिल 2026 जब तक कि सेंसेक्स नहीं होता है दोबारा।
सेंसेक्स होना था 2021 में, बट ड्यू टू कोविड ये चीज़ नहीं हो पाई, तो 2026 में प्रोपोर्शनेट है कि होगा। तो ये चीज़ जब तक ये नहीं हो जाता है, सेंसेक्स नहीं हो जाता है, तो ये कर पाना मुश्किल है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 371 के क्लॉज एफ के थ्रू देर इज अ रूट जिसमें सिक्किम को हम फिर से सेंसेक्स कर सकते हैं और सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी बात हुई हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुडे इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। सुप्रीम कोर्ट टू इनॉग्रेट स्टेट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो दिस इज द प्रपोज्ड स्टैच्यू जो लगाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आज ही के दिन 26 नवंबर को बी आर अम्बेडकर जी की, ऑनरेबल बी आर अम्बेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन इनॉग्रेट करेगी इन द प्रीमाइसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये स्टैच्यू बनाया कहाँ गया है, तो दैट इज इन मानेसर, हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली काफी टाइम से ये चीजें चल रही थी। ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अम्बेडकरती मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है, जो स्टैच्यू है, वो प्रीमाइसेस में होना चाहिए, एंड इस वजह से 26 नवंबर को ये लगाई जा रही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फातिमा बीवी passes away. So Fatima Bibi was a Muslim woman and appointed to be the higher judiciary in the country, and the first woman to become a Supreme Court justice in an Asian country. Justice Bibi first woman थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट वुमेन टू बी selected as the judge of Supreme Court of India, and first Muslim woman to be appointed as the higher judiciary in the country. इनका जन्म हुआ था 1927 में। इनके फादर ने इनको काफ़ी ज़्यादा encourage किया कि आप लॉ के फील्ड में जाइए। 1950 में she topped the bar council examination and she was the first gold medalist woman who topped the bar council examination. इन्होंने अपना करियर शुरू किया था as an advocate in Kerala, and after that धीरे धीरे ये आगे बढ़ी, एंड she becomes a district and the session judge in 1974, and 1980 she joined Income Tax Appellate Tribunal and appointed as the High Court judge in 1983. She made a history in 1989 by becoming the first woman appointed appointed to the Supreme Court. Now it is very important. इसके साथ साथ जब ये रिटायर हो गई थी 1993 में, she served as a member of National Human Rights Commission and then as the governor of Tamil Nadu. She is a very renowned personality and we should remember her and get motivated through her. Now next आता है आपका very important, that is कि पटना हाई कोर्ट ने nullify किया है एक marriage on finding a man was threatened to marry at gun point, सप्तपदी नॉट परफॉर्म। तो देखिए होता क्या है, इट्स वेरी कॉमन इन बिहार, दो आई एम नॉट क्लासीफाइंग बिहार। तो बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पे पकड़ू विवाह ऐसे कुछ करके कहते हैं, पकड़ विवाह या पकड़ू विवाह करके कुछ कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि लड़के को पकड़ लिया जाता है, उसके ऊपर गन पॉइंट पे रखा जाता है और उससे शादी करा दी जाती है। तो बेसिकली यही चीज हुई थी। तो कोर्ट ने नोटिस किया कि भाई हिंदू मैरिज तब तक आपकी वैलिड नहीं होती है जब तक सप्तपदी या दत्ता होम ना हो। तो यहाँ पे यही चीज हुई थी, दैट वाज नॉट वैलिड विदाउट कंप्लीशन ऑफ सप्तपदी और दत्ता होम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नलिफिकेशन का आता है तो ये केसेस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस पीबी and he said that कि भाई legislative intent is very much clear for the category of offenses, and हमेशा से कोशिश यही रहती है कि भाई जो भी कोर्ट इसको ट्राई कर रही है दैट शुड बी ट्राइड टू द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस एज वेल एज उसके साथ जो भी ऑफेंसेस हैं। सपोज करो पीएमएलए भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, उसके भी सेक्शंस है, उसके साथ साथ आईपीसी के भी कुछ सेक्शन है। तो जो भी ऑफेंसेस हैं दैट शुड बी ट्राइड बाय द सेम कोर्ट। So that's all for today. Thank you so much and all the best for your examination. And if you want to enroll any kind of test series or any batch, so you have the contact number 7906337226. इसके अलावा ये जो particular PDF है you will be getting through our app which is Takshila Law Academy which is available on Play Store.